गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की अगली क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पर, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव। ठीक है, तो अभी हम लोग को बस पढ़ना है भिन्न, यानी कि कई बार आपके क्वेश्चन भिन्न और दशमलव से पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल समझा, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, फैक्टर, मल्टीपल्स, या धीरे धीरे और भी सारी चीज़ें हम लोग लेकर चल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एमपी में एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो जेल डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई और हो, उनमें से सबसे ज़्यादा आपका जो अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड टंकी, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, और आपका ये सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़ा सा एक बेसिक मेंसुरेशन को लेकर, बेसिक ज्योमेट्री, एंगल ट्रायंगल को लेकर, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल, जिसकी डेट आपके सामने एग्जाम की 6 मार्च, कल मैंने इसका डिस्कशन किया था, 6 मार्च, और उसके बाद 1500 आपके यहाँ पर पोस्ट है। तो जिन लोगों ने इस एग्जाम को टारगेट करके तैयारी किया है, उनको इसके लिए अलग से कोई बुक और कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप एसआई अगर अच्छे से कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पर यह है कि 40 मार्क्स की मैथ, जिसमें से आपके 8 से 10 सवाल नंबर सिस्टम के मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, आप चेक कर सकते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम जब कांस्टेबल का पेपर आप दोगे तो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये नहीं समझ में आता है कि हम नंबर सिस्टम को किस गहराई तक पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, और हम अपने जीवन की वास्तविकता को किताबों में ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से किसी किताब में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, जो कि असंभव है। मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर सिस्टम को कराकर अगर आपकी नोट्स में आप उठाकर देखोगे तो 10 से 15 पेज, 20 पेज आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपकी नोट्स में हो सकता है कि ना मिले। मैंने आपसे कहा कि कम से कम 100 से 150 पेज अगर नंबर सिस्टम के नोट्स या प्रीवियस ईयर आए जितने भी क्वेश्चन है, एक करके हम सभी के सभी सॉल्व कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रॉपर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि आपके किसी भी टॉपिक में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अगर ये बोल दिया जाए टॉपिक कंप्लीट है, तो उससे बाहर नहीं आता। तो इसी अंदाज में आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, जो लोग किताबों की दुनिया में ही अपनी सच्चाई और अपनी वास्तविकता ढूंढना चाहते हैं, वो अपना, और यानी कि आप अपनी तैयारी, अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय करें। आप एक जजमेंटल, एक ग्रेजुएट हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है और उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। कोई टीचर ये नहीं बता सकता। हाँ, जो कंटेंट में हेल्प है वो मैं कर रहा हूँ। देखिए, बात करते हैं अगर फ्रैक्शन, तो 3 तरह की फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की अगर बात करें तो जैसे 2 and 1/5, यहाँ पर बोल सकते हैं 5/2, और यहाँ पर बोल सकते हैं 2/5। क्या समझ में आया कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसे अगर हम बोले अंश और हर, ठीक है, ठीक है, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा, फिर अंश और हर। कुछ समझ में आया कि जिस भिन्न का या जिस फ्रैक्शन का अंश हर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें एक पूर्णांक के साथ एक फ्रैक्शन लिखा हो अंश बटे हर के रूप में, उसके पहले एक पूर्णांक लिखा हो, उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस नहीं रहते, बस आपको चेंज करना आना चाहिए कि हाँ, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रॉपर से प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर। ठीक है, अब बात करते हैं इस
पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि फ्रैक्शन से जो आपके सवाल बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। आप देख लीजिएगा कि कौन सी बुक आपको इस लेवल पर लेकर गई है, कौन सी बुक आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। और फ्रैक्शन से आया हुआ एक एक सवाल आपके पेपर में बहुत ज्यादा उलझा कर रखता है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखता है, क्योंकि आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होता है। मैं आपको थोड़ा सा घुमा कर लाता हूं कि आप कहां पर उलझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। 4/7, 9/, 5/7, 9/11, 13/15, 2/5, 17/19 एंड 21/23। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी। देखिए सवाल क्या बनेगा, एक तो बनता है सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न। पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन से जो मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं, सबसे बड़ी, इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, फिर आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आपको ये पूछा जा सकता है कि इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो, या आपसे पूछा जा सकता है घटते क्रम में लिखो, या आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया होगा जिसमें से आपको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ये सारी चीजें दी होंगी। अभी फिलहाल हम देखते हैं इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, तो आपके सामने अब तक जो आपने सीखा होगा कौन सी मेथड, एक मेथड तो आप बोलोगे सर एलसीएम मेथड, दूसरा कोई बोल देगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यानी कि ये दोनों बातें तो आपको मालूम है, या तो एलसीएम करके देखें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें। अगर एलसीएम करने की बात आती है, अगर एलसीएम करने की बात आती है तो 23, 19, 5, 15, 11, 7 इसका एलसीएम लेना अपने आप में एक डिफिकल्ट ऐसा नहीं कि आपसे बनेगा नहीं एग्जाम। अब आपका जो पेपर रह गया है, कंपटीशन के जो एग्जाम है वो आपके बनने ना बनने पे नहीं रह गए, आपकी स्पीड पर है। आपकी स्पीड के साथ यानी एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड कितना सही और कितने कम समय में आप कर पाते हैं। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो एलसीएम लेना तो अब बात बन नहीं रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात किया जाए तो एक बार चेक किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों में देखें कौन सा बड़ा है और फिर इसके बाद जो बड़ा है उसको गायब करें, फिर दूसरे से कंपेयर करें, फिर तीसरे से कंपेयर करें। ऐसे करते हुए हम सभी को आपस में कंपैरिजन करें तो एक बात बन सकती है। ठीक है, दोनों ही मेथड में देखा जाए तो टाइम टेकिंग है। फिर एक और मेथड है, मैंने कहा इनका अंतर देखो जरा, सभी के सभी का अंतर कितना, आप बोलोगे सर 2। आपने कहा 2, लगाइए एक नोट। यदि दी गई भिन्नों का, यदि दी गई भिन्नों का अंश तथा हर, यदि दी गई भिन्नों का अंश तथा हर का अंतर समान हो, यदि सभी दी गई भिन्नों में अंश तथा हर का अंतर समान हो, तब जिस भिन्न के अंश तथा हर सबसे बड़े होंगे वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न के अंश तथा हर सबसे बड़े होंगे वो भिन्न बड़ी होगी, तथा जिस भिन्न के अंश तथा हर सबसे छोटे होंगे वह भिन्न सबसे बड़ी सबसे क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यहां पर आप देख सकते हैं कितना लिखा है, यहाँ पे 3 लिखना था, तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यानी आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तो ये वाली होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये होगी, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और लास्ट में। तो समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचाएगा, आपको एलसीएम से बचाएगा। अभी देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जो आपको आते तो हैं। 2 फ्रैक्शन को देखिए, चाहे आपको 10 दी हो या चाहे आपको कितनी भी फ्रैक्शन दी हो, आप 2 को लेकर ही तो कंपेयर करेंगे। ठीक है,
और आप देखेंगे कि जब दो को लेकर ही कंपेयर करना है तो मैं दो को कंपेयर करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जो आपको आते तो है लेकिन उनका अभी तक आपने यूज नहीं किया। उस कॉन्सेप्ट को पेपर में क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में वो आता नहीं है। ठीक है, इसको लिखें। अब बताता हूं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 5/13 7/39। ये क्वेश्चन आप लिख लें। 7/39, 11/13, 25/52। ठीक है, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इनमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न, तो अब आप देखेंगे दिमाग में क्या आएगा। एलसीएम तो ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 39, 52, 13, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर बहुत ज्यादा नंबर लिखे हैं तो वहां पर एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर दूसरा काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 39 × 5, 13 × 7 ये किया जा सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन को हम लोग बना सकें। यहां तक मैंने देखा इसका एलसीएम तो मैं आसानी से ले सकता हूं। 13 × 39 दिख रहा है कि इसका 3 गुना, यानी कि अगर मैं इसमें भी 3 और इसमें भी 3 रख दूं, ठीक है, मैंने रख कर देखा तो ये कितना हो जाएगा, नीचे तीनों में क्या हो गया 39, और यहाँ पर 15, यहाँ पर 7, यहाँ पर 33। अब आपको पता है कि किसी भी भिन्न के हर अगर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, मैंने इसको कर लिया। 33, 39, 25, 52। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे नहीं करना है। यहां पर क्या करना है, जैसे ही मैंने देखा 25 × 40 1000 के आसपास होगा, अप्रोक्सीमेट निकाल देना है। 25 × 40 1000 के आसपास होगा, और 33 × 50 अगर करके देखा जाए 33 × 50 तो कहीं ना कहीं 330 का हाफ कितना हो जाएगा, 115 के आसपास कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 39 × 25 और 33 × 52 अगर आप करके देखेंगे तो 25 चौको 100, 1000 होगा, और 33 × 52 अगर करके देखेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, सॉरी 30 × 50 यानी 1500 के आसपास होगा। यानी मैंने इसको बोला 30, इसको बोला 50, 1500 तो यहीं से निकल के आ गया। और अगर ये 1500 है और ये 1000 के आसपास है, यानी कि ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो आपके सवाल का उत्तर क्या हुआ, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। पूछा जा सकता है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न अभी इनमें से ये है, फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यानी कि आपको एलिमिनेट कर देना है, कुछ ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट करके और आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जहां पर आप ना तो एलसीएम लगा सकते ना ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। बड़े सवाल कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, लिखिए 101/103, 103/105, 105/107, 107/109, 111/113। ये आपके सामने क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न होगी, निम्न में से कौन सबसे, अब तो शायद आप सेकंड में कर लेंगे इसको, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में रैंडम कहीं से आ जाए और आपको ये चीज नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, कुछ लोग एलसीएम लेकर चेक करेंगे। आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितना है, सभी जगह डिफरेंस कितना 2 का है, यानी कि जिस भिन्न के नंबर अंश और हर के बड़े होंगे वही सबसे बड़ी, और जिसके नंबर सबसे छोटे वही सबसे छोटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए 213/17, 213/217, 213/217, 313/321। ठीक है, 213/217, 313/321, 123/127,
23/127, 97/99, 97/99। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने एलसीएम वाला मेथड तो फेल है। कंपैरिजन करने का अगर मैं सोचूं तो क्या इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना, फिर जो भी इनमें से बड़ा आएगा फिर दूसरे को कंपेयर करना, फिर तीसरे को कंपेयर करना, इतने में तो बेहोश हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करके दिमाग खराब हो जाएगा। हमें करना क्या है कि तुरंत हम कैसे आंसर दें। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, अंतर कितना 4, यहाँ पर कितना है 3 और 8 3 8, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2। अगर मैं इस डिफरेंस को बराबर करना चाहूँ तो इसके साथ मुझे 2 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, इसके साथ भी 2 का और इसके साथ 4 का। अगर मैं ये करके देखता हूँ तो यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का होना चाहिए। यहाँ पर फिर यहाँ पर कितना 2 का और यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर कितना 4 का और यहाँ पर कितना 4 का। ये करने के बाद आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 26, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 4 34। अब आपके सामने 426 और 434 आ गया। आप अंदर देख सकते हैं 8 है, यहाँ पर कितना है 313/321, अंतर देख सकते हैं 1 है, यानी कि यही रेशियो मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 123 और अंदर कितना 4, यानी कि 200, 23 दूनी 46 और यहाँ पर 127 यानी 254। अंतर ये लिखना नहीं है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है कि 246 और यहाँ पर 97 × 4 4 7 28 4 8 32 4 9 36 37 38, यहाँ पर 388। अब आपके दिमाग में ये समझ में आना चाहिए 46 और 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी जो भी आया 8। बचाई गया क्वेश्चन में। अगर सभी का अंतर समान आपने कर लिया तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका सबसे छोटा अंश और हर वो भिन्न सबसे छोटी। इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या पूछेगा। तो आपने देखा कि भिन्न को आपको कंपेयर करना, कौन सबसे छोटी कौन सबसे बड़ी, आपने 3 चीजें सीखी। क्या क्या, एक तो एलसीएम मेथड से निकाला जा सकता है जो कि हमें करना नहीं है, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, उससे भी हमें बचना है, तीसरा उसके डिफरेंस से। ठीक है, ऑप्शन को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सामने फ्रैक्शन को कंपेयर करने की और भी कोई मेथड है क्या। तो चलिए क्या करते हैं, भिन्नों के जो नेचर है यानी कि जो हम कंपेयर करते हैं उसको हमें समझना है कि आखिर किस तरह से हम भिन्नों को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला मेथड तो मैंने बताया कि आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3/5 और 5/9, इतनी सी बात मैंने आपके सामने लिखा। तो आप बोल सकते हैं एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, 9 × 27 5 25, यानी कि कौन सी भिन्न बड़ी है 27, तो ये वाली भिन्न आपकी बड़ी है। दूसरा कर सकते हैं आप इसी को ले सकते हैं एलसीएम 45 9 3 जा 27, 9 5 जा एंड 5 5 25, ये। तो आप 2 तरीके से, यानी कि जहां पर डिजिट छोटी हैं यानी कि छोटे छोटे नंबर हैं 1 डिजिट में है, तो वहां पर आप उसका एलसीएम भी ले सकते हैं और आप उसको एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13/17 19/21। इसमें क्या है 17 और 21 का एलसीएम आप ले सकते हैं जो भी आएगा, लेकिन 17 × 21 आएगा। फिर यहाँ पर मुझे लिखना होगा 13 × 21 और यहाँ पर लिखना होगा मुझे 19 × 17। आप देख सकते हैं टाइम टेकिंग है, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी से कर लूँ। हाँ कर सकते हैं, वो मुझे सिखाना पड़ेगा। जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो वो जब हम बेसिक इसी नंबर सिस्टम में जब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे आप किन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बिना पेन के करेंगे। वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो आपको जो फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना, सॉरी यहाँ पर 23, यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस कितना और यहाँ पर डिफरेंस कितना 4 का है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जिस भिन्न का अंश तथा हर के नंबर आपस में बड़े हों वो भिन्न बड़ी होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, एलसीएम हो गया, और ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि आपको कैसे कंपैरिजन करना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है
1007/2117 895/2117। अब आपको एक बात ये मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर लिखा है, छोटे छोटे नंबर्स को लेकर पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 12, ये देखिए क्या हो रहा है, अंश, इसको हम बोलते हैं अंश, और इसके बाद जो ऐसे लिखा होगा उसको बोलते हैं हर। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। व्हाट्सएप और भी साथ में जो आपकी चीजें चल रही हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर रोक दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब मैं जिस ओर लेकर जा रहा हूँ आपको अब तक नहीं समझ में आया होगा, और बड़े से बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो आप सेकंडों में कैसे करें फ्रैक्शन के। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देख के ही दिमाग खराब होगा कि यार मैं कैसे इसको बताऊं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ भी दिमाग में आइडिया नहीं आता। सीखिए एक बार उस चीजों को। 12 मैंने लिया और 12 से घटकर मैंने क्या किया 10, यानी कि 1007 से नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है मतलब कि मैं छोटे नंबर को भी बोल सकता हूँ कि ये भी तो घट रहा है। एक फ्रैक्शन बनाते हैं उसी अप्रोच को लेकर। दूसरा उसने बोला कि भाई यहां पर अगर 4 है तो यहां पर भी 4 है, यानी कि उसने कहा कि अंश घट रहा है और हर समान है। बात को समझिएगा, रिजल्ट क्या होगा मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अंश क्या हो रहा है, घट रहा है, और हर आपका समान है। अगर अंश घटे और हर समान हो तो अंश के घटने का मतलब ये है कि वैल्यू को घटाया जा रहा है। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि डिवाइड करना है, इस नंबर से इसको डिवाइड करना है। अगर ये नंबर छोटा हो रहा है यानी कि हम जानबूझकर वैल्यू को घटा रहे हैं। जैसे कि 12 रुपए 5 लोगों में 4 लोगों में बांटना है, मैंने कहा नहीं अब तो तुम 8 रुपए ही 4 लोगों में बोलोगे। आप बोलोगे सर पैसे कम मिल रहे हैं, यानी कि अंश को अगर हम घटा रहे हैं यानी कि उसकी वैल्यू को घटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उस वैल्यू को घटाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ किया ही नहीं जा रहा है, यानी कि कांस्टेंट। आप कह सकते हैं कि अगर किसी भिन्न का अंश घट रहा हो, यानी कि 2 भिन्नों की बात कर रहे हैं, अगर 2 भिन्नों में से किसी एक भिन्न का अंश छोटा हो तथा हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट तो 5th क्लास का है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस लेवल पर लेकर जाऊंगा जहां पर आपको बेहोशी का एक अच्छा खासा लेवल मिलेगा और आपको आंसर बड़े से बड़े इन क्वेश्चंस को सेकंडों में जब देना होगा तो आपके ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं यहाँ पर कंपटीशन की क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई भी इंपॉर्टेंस या उसका कोई भी यूज नहीं है। आगे देखते हैं, ये हो गया। अब आपके सामने मैंने अगली बात रखी, अगली बात मैंने क्या कही, 345 एंड 345 989 ठीक है, बस ये लिख दिया मैंने। अब आपको यहां पर क्या समझना है कि आपका जो अंश है आप देख सकते हैं समान है, अंश समान है और हर क्या हो रहा है, घट रहा है। बात को समझिए, अंश समान है और हर घट रहा है। हर के घटने और बढ़ने से एक बात मैं और लिख देता हूं, 345 बटे 2117 और यहाँ पर 211 अब यहाँ पर क्या है, अंश समान है और यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है। एक में क्या है, बढ़ रहा है और एक में क्या है, घट रही है। वैल्यू क्या है, घट रही है। दोनों में अंतर क्या है, कौन सी भिन्न बड़ी और छोटी हम कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। मान लीजिए आपने ये चीज रटी रटाई तो बोल देगी, अगर अंश समान हो, हर उसके जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, ये आपने बिल्कुल रट लिया है। आपको कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, मैंने कहा कि अगर ये 10 है और यहाँ पर ये भी 10 लिखा है, पहले हम 5 लोगों को बांटते थे, आज यही पैसा हम 3 को दे रहे हैं। बोलो अंश समान है, हर क्या हुआ, घट गया। एक बात मैंने लिखा, पहले 10 रुपए थे आज भी 10 रुपए हैं, बांट रहा हूं मैं पहले 5 लोगों को, आज मैं दे रहा हूं 6 लोगों को। यानी कि आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 रुपए मिलेगा और यहाँ पर 2 रुपए से नहीं 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 2 रुपए मिलेगा लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यानी कि अगर अंश समान है तो हर में भी वो पावर तो होती है कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाया बढ़ा सके। आपने देखा कि अगर अंश समान है
और हर बढ़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू छोटी हो रही है। अगर भिन्न का अंश समान है, उसका हर घट रहा है, तो भिन्न की वैल्यू बढ़ रही है। लिख सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश समान हो तथा हर के बड़े होने पर भिन्न की वैल्यू, जिस भिन्न का अंश, दो भिन्नों का अंश समान है तब बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी वो छोटी होगी, जहां पर कम होगी वो भिन्न बड़ी होगी। जहां पर सॉरी उल्टा, बड़ा हर भिन्न छोटी, छोटा हर भिन्न बड़ी, अंश समान, इसको भी नोट करें। ठीक है, तो यहां से हम क्या बना रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। और जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अचानक से उठकर आएगा, बस इतनी सी बात लिखी रहेगी कि आपको यहाँ पर इन दो साइन में से चूज करना है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप सोचोगे, ये दिमाग में जल्दी से क्लिक नहीं करता है कि ये मैं क्या करूं। आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 745 बटे 893 और 816 बटे 994, इन दोनों में बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। आपको कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताना है। और एक अगला क्वेश्चन है 1197 बटे 1342, 1197 बटे 1342 और 1183 बटे 1370। दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। अब आप पहुंचे हैं उस लेवल पर जहां पर मैं आपको लाना चाह रहा था। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, बड़े अंश, छोटा अंश, बड़ी भिन्न, कोई मतलब नहीं था, बट अब आपको मजा आएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन अंश उसका बढ़ रहा है, यानी कि अगर 10 है और 15 हो रहा है, अभी डिनोमिनेटर पर मैंने ध्यान नहीं दिया, बस इतनी सी बात को देखते हुए मैंने कहा कि भाई कुछ भी हो इस फ्रैक्शन की वैल्यू को तो बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो भी रिजल्ट होगा, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, और इसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाएगा। अभी मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर घटाया जा रहा है, यानी कि सीधी सी बात है फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाया गया होगा। अंश अगर घटाया गया है तो फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाया गया होगा। दूसरी बात, मैंने यहाँ से कंपेयर किया कि भाई हर अब क्या काम कर रहा है, हर को बढ़ाया गया है, और हर अगर बढ़ाया जाए यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाया गया है। जैसे कि अगर मैं अंश को कांस्टेंट कर दूं और हर को बोलूं पहले 5 लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है, आप बोलोगे यहाँ पर सर 2 रुपए, यहाँ पर 1 रुपए। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि अगर हर को बढ़ा दिया जाए, यानी कि वो फ्रैक्शन की वैल्यू को कम कर रहा है, और जब फ्रैक्शन की वैल्यू को कम करने का काम दोनों कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये फ्रैक्शन तो अपने आप में बड़ी होगी। कैलकुलेटर उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ इससे बड़ी होगी, कंपेयर करके देख लो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ये समझ में आया होगा। अब यहां पर एक बात ये समझ में आई कि भाई ये तो फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ा रहा है। अब मजेदार कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ा रहा है, यानी कि ये मैं लगाऊंगा प्लस का साइन। दूसरा मैंने देखा कि फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाया जा रहा है, हर के द्वारा घटाया जा रहा है। लो जी, अब तो कंफ्यूज, मैं किसको मान लूं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अभी तक क्या था, दोनों ही साइन सेम मिल रहे थे। अगर अंश घटाने का काम कर रहा है, हर भी घटाने का काम कर रहा था, या तो हर समान थे तब मैं बता दे रहा था, या तो अंश समान थे तब बता दे रहा था। 3-4 कंडीशन हमने सीखी, लेकिन ये प्लस माइनस वाली जो कंडीशन आई, यानी कि अंश अगर बढ़ रहा है, दो भिन्नों में मैंने कंपेयर किया कि अंश बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि फ्रैक्शन की वैल्यू को घटाया जा रहा है। फाइनली कंक्लूजन क्या होगा, उस बात को अब यहां पर समझना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में अगर कौन सी भिन्न बड़ी है। कोई 2 सेकंड में जवाब दे सकता है, तो आप अपने आप से चेक कर सकते हैं, कोई भी साइन लगा लें। फिर इसके बाद मैं बताता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है। देखिए यहां पर अब आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा जब दोनों ही कंडीशन में ये आए कि एक बढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा घटाने का काम कर रहा है। क्या बात मैंने लिखा, भाई एक भिन्न को मैंने 10 से पहले 20 कर दिया
और फिर मैंने कहा कि ये यहाँ पर कितना था, अगर ये 5 था, इस 5 को मैंने यहाँ पर कर दिया, साफ कर दिया, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, इसको मैंने बारह कर दिया, बस इतना, ठीक है। अब इसको मैंने, कुछ भी है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए आप ये नहीं कह सकते, मैंने आपको इस छोटे से एग्जांपल को लेकर समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर 10 है और यहाँ पर 5 है, तो अभी सिर्फ बढ़ाने की बात है। तो आपने कहा इसको हमने बढ़ा के 10 से 20 किया, मैंने कहा इसको आप बढ़ाकर 10 कर दो, ठीक है, या इसको आप बढ़ाकर 9 कर दो। तो आपने देखा कि सर ये तो बढ़ा है, यानी कि भिन्न की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, ये भी बढ़ा है, भिन्न की वैल्यू को घटाया जा रहा है। फाइनली कंक्लूजन जो है इस नंबर में तो हम चेक कर सकते हैं, यानी कि अभी भी क्या है, ये भिन्न इससे, ये वाली भिन्न इससे बड़ी है। दूसरी कंक्लूजन पे आते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 12 कम 12 और अभी भी 8 बचा है, 12 से 84, 1.7 के आसपास है। यानी कि अब हमने देखा कि ये भिन्न तो बड़ी हो गई, यहाँ पर उल्टा था। यानी कि इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, समझ में आ रहा हो तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। ध्यान से देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्या, एक प्रॉपर आप कंक्लूजन ये देखकर नहीं दे सकते कि मैं क्या आंसर दे सकता हूं। मैंने कहा आपको बस इतनी सी बात दी गई है कि बढ़ाना है और इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, यानी कि इसका काम भिन्न को घटाना, इसका काम बढ़ाना। भैया मैंने वही तो किया है भाई, अंश को मैंने बढ़ाकर 20 किया, तो हर को भी मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि ये भिन्न को बढ़ा रहा है, ये भिन्न को घटा रहा है। लेकिन मैंने देखा कि फाइनली ये भिन्न की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 1.7। यहाँ पर मैंने 10 से 20 तो किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 से 9 किया, तो ये वैल्यू बढ़ी है। यानी कि आपको ये पता है कि उनके बढ़ने के परसेंटेज पर आंसर डिपेंड करता है, यानी कि आपका बढ़ा हुआ परसेंटेज का रेशियो कौन सा ज्यादा होगा वही पावरफुल होगा। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना बढ़ाया, इसको मैंने 100% जब बढ़ाया, और इसको मैंने कितना बढ़ाया, इसको 5 4 9, यानी कि इसको भी कुछ समथिंग ऐसे ही 90% मान के चलिए। लेकिन यहां पर अगर मैंने इसको 100% बढ़ाया और इसको मैंने क्या किया, घटाने वाला जो है कम से कम 100% से ज्यादा, यानी कि 120% के आसपास बढ़ रहा है। यानी कि घटाने वाला जो परसेंटेज है वो कम है, बढ़ाने वाला फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ाने वाला काम जो कर रहा है वो अंश कर रहा है, वो अपने से 100% बढ़ा, यानी 2 गुना हो गया। लेकिन ये 100% से ज्यादा बढ़कर उसको कम कर दिया, उसकी वैल्यू क्या हुई, कम हुई। ये 100% बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यू बढ़ाने का काम। लेकिन घटाने वाला जो है इससे थोड़ा सा कम, यानी कि 90%। अगर 100% होता तो यहां पर भी 10 लिख देता मैं, लेकिन 90% है, यानी कि बढ़ाने वाला ज्यादा पावरफुल है। तो अभी भी क्या है, भिन्न की वैल्यू ये बड़ी रखेगा। कंपैरिजन ये समझिएगा कि हमें इन दोनों का अंतर लेके और इनके परसेंटेज पर कैलकुलेट करना होगा। अभी देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं। इसका अंतर अगर निकाला जाए तो 1 and 71, और इसका अंतर निकाला जाए तो 1 0 and 1। देखने से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 71 कितना है अप्रोक्सीमेटली, इसका 10% कितना होगा, 74.5, यानी कि ये तो 10% क्या कर रहा है, फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ा रहा है। इसकी मैं बात करूं तो ये 89.3, यानी कि समथिंग 90 के आसपास इसका 10% होगा। लेकिन ये तो 90 से ज्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं 10% के 10 से 12% बोल सकता हूं, 12%। और आप बताइए कि बढ़ाने वाला जो है वो बोल रहा है मैं तो 10% ताकत लगा रहा हूं, घटाने वाला बोल रहा है मैं तो 12% लगा रहा हूं। हावी कौन सा होगा, घटाने वाला। यानी कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू को, इस नंबर को अगर ये बढ़ा रहा है, ये इससे ज्यादा पावर लगा के घटा रहा है, यानी कि फाइनली जो भी पावरफुल होगा तो हम बोलेंगे भिन्न घट गई, यानी कि ये भिन्न बड़ी होगी। ये कंक्लूजन है, यानी कि फ्रैक्शन के नंबर्स, 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करने का एक नहीं, हमने बहुत सारे तरीके सीखे। अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आप किसी भी तरह से कंपेयर कर सकते हैं, चाहे उसका अंश हर समान, अंश हर में से कुछ भी समान हो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं, उनके रेशियो से आप आसानी से बता सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन के दूसरे टाइप पर चलते हैं। फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन एक साथ जहां पर दिया हो, उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
आपके सामने जैसे क्वेश्चन आएगा 42 1/6 प्लस 10 एंड 1/12 प्लस 10 एंड 1 बाई, अच्छा एक क्वेश्चन 10 एंड 1/12 माइनस 12 एंड 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2 एंड 1/14। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए इसको, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है मैं एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन लूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से बनाया और लाके आपके सामने रख दिया। एग्जाम का क्वेश्चन उसका एक नेचर होता है, एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ बातें खास होती हैं जो कि आपको समझना है। अब आप इसी क्वेश्चन को अगर करेंगे तो आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका ये लॉजिक कहेगा कि यार ऐसा करो ना, पहले इनको जोड़ लो, फिर इसको घटा दो, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको घटा दो। मैंने कहा ऐसा क्यों करें, यहाँ पर कितना है 10 सही 1/12, इसको सही करें, ठीक है 10 सही 1/12। अब आपको ये समझना है कि सबसे पहले 42 ये लिखने का काम नहीं है, ये बस आपको मैं बता रहा हूं, और ये आपका क्या है माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस कर दो, बस इतनी सी बात ये है, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो -12 और प्लस का ये तो गायब हो गया, अभी मैं नहीं मिटा रहा हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस को करने का। अब इसके बाद आपके सामने है 1/6 प्लस 1/12 माइनस 1/4 और ये प्लस में आया प्लस का 1/24। ये आपको इस तरह से पहले लिख लेना है, ठीक है। आपने इनको लिखा, अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का ऐड मुझे किसी को नहीं करना, मैं यहीं से देखूंगा 42 10 52, 52 में से 12 घटाना है, यानी कि 40, 40 में से 2 जुड़ जाएगा 42 ही बचेगा। यहां से कर सकते हैं माइनस का 12 10 और ये कट गया 42 बच गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहां से अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करने का है। तो क्या इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का काम कैसे करें, तो पहला तो आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4 2 6, 6 से 6 आप देख सकते हैं कट जाएगा 1/24, 42 एंड 1/24 इस सवाल का उत्तर होगा 42 एंड 1 ठीक है, कहीं पर गलती 6 4 2 करेक्ट है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए एग्जाम के क्वेश्चंस को करने का। आपको सबसे पहले यहां से देखना है कि 42 10 52, 52 में से 12 गए 40, 40 में से ये प्लस आएगा, ये तो 42 होगा। मेरे पास फ्रैक्शन बचे 1/6, यानी कि इसको भी अगर मैं 12 बनाना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। यहां तक तो आपने सही किया, 3/12 में से माइनस का 1/4 करना है, इसको भी अगर मैं 3 करना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 और ये मतलब कि 3 एंड 3 0 बचा, ये 0 बच गया, तो लास्ट में यही सब बच रहा है केवल 1/24 1/24। इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए ये तो मैंने आपको लिखने के लिए बताया, अब मैं कैसे एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, उस अप्रोच को जरा समझिएगा। मेरे दिमाग में ये तुरंत आएगा कि ये इधर माइनस में इक्वल टू साइन के इधर इसको ले आओ पहले 2 एंड 1/24, बस क्वेश्चन अब इतना सा रहा। अब आपके दिमाग में मैंने देखा प्लस का 2 10 12 काम खत्म 42 बचा। 1/6 इसको भी जरा मैं 12 करके देखूं ऐसे दिमाग में, तो ये हुआ 2/12 एंड 1/12 यानी कि 3/12 हो गया। 3/12 में से 1/4 अगर मुझे घटाना है तो इसको भी मैं 12 कर दूं, तो ये हो गया 3, यानी कि ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई, लास्ट में बचा 1/24। यही है सवाल का उत्तर है। तो ये आपका फ्रैक्शन के क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे जाए तो स्पीड आपकी ये होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक अगला क्वेश्चन लिखिए, 9 सही 1/9, 99 सही 1/9, 999 सही 1/9 और 9999 सही 1/9। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। 9 सही 1/9, पेपर में क्वेश्चन इस तरह से 9 सही 1/9 प्लस 99 सही 1/9 प्लस 999 सही
1/9 प्लस 9,999 से 1/9 और भी आगे उसको जो भी देना है देता रहे, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन आपका इतना सा है, पूछा जाएगा आंसर बताओ। ऑप्शन की खास बात क्या होगी? 000 1106 4/9 1107 7/9 इस तरह से आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन आए। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन, आपके जो एग्जाम में ऑप्शन है, मुझे ये दिख रहा है कि 1 2 3 4 बार 1/9 को जोड़ा गया, यानी कि 4/9 तो होना चाहिए, जिस सवाल में है वही होना चाहिए, यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकते, ऐसे एलिमिनेट करेंगे। और ये दोनों हो नहीं सकते, फिर इसके बाद मैं बोलूंगा 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 27 9 चौको 36, यानी कि यूनिट डिजिट में 6 होना चाहिए। 6 and 4/9 केवल एक सवाल में है, वही सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर देखा जाए तो 16 है, लेकिन 7/9 नहीं हो सकता है। तो इतना जल्दी हम इसको कर सकते थे ऑप्शन से, लेकिन समझने की बात यह है, एक बार हम इसको पहले कर लेते हैं। देखिए, जब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो ऐसे लिखेंगे ना, 9 99 999 9 ये है, और आपको ये तो दिख रहा है कि ये 4/9 लास्ट में आएगा। अब आपको क्या करना है, 9 into 4, या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आपने देखा कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 into 4 यानी कि 36 कैरी 9 3 27 28 29 30 9 दूनी 18 18 और 3 21 और 9 1 कम 9 और 2 11 11,006 यानी कि 101 कितना है, 11,106 और 4/9 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये इस सवाल का उत्तर है। तो आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा और एक सवाल देख लेते हैं, कोई भी एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, 5 and 1/5 प्लस 55 1/5 प्लस 555 1/5 प्लस 5555 1/5 प्लस, यानी कि आपको ये समझना है कि अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो सबसे पहले क्या आएगा, कितनी बार मैंने देखा, 5 बार है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 25 यानी कि कैरी 2। फिर आगे मैं देखूंगा 5 चौको 20 2 22, फिर आगे मैं देखूंगा 5 3 15 2 17, फिर आगे मैं देखूंगा 5 दूनी 10 1 11 और लास्ट में 5 6। ऐसे ही आपका टोटल आ जाएगा, और लास्ट में पता है 1 2 3 4 और 5 5/5 यानी कि ये हो जाएगा 6। ये कंफ्यूज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा ये आपको ये 1/5 से सॉल्यूशन देना है, केवल और केवल जितनी भी यूनिट डिजिट होंगी, ऑप्शन क्या होगा, जितनी भी यूनिट डिजिट होंगी सभी में 5 दिया होगा, और आपके दिमाग में आएगा, मैंने कहा था कि जब किसी भी नंबर में आप बार बार 5 ऐड करोगे तो वो तो 5 ही रहना है। या इसी को एक बार और लिख सकता है, मान लीजिए आपके सामने 6 टाइम 5 लिख दिया, 5 5 5 5 5 5 एंड 1/5। अब आपके सामने दिक्कत ये खड़ी हो गई कि आप यूनिट डिजिट चेक करोगे, आपको लगेगा 5 में से 5 जोड़ा जाए तो 5 दूनी 10, आपने काउंट किया तो यूनिट डिजिट में या तो कहीं ना कहीं 5 आएगा या तो 0 आएगा। आपके दिमाग में ये बातें चल रही, भाई 5 जुड़ेगा तो या तो 5 या 10 आएगा। क्वेश्चन आपको कहां पर उलझा के रख दिया, 1/5 1/5 1/5 1/5, और ये तो 1 बन गया, यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर 5 आ रहा है तो या तो 6 आएगा या तो 1 आएगा, और इसके बाद 1/5 लिखा होगा और 1/5 लिखा होगा। अगर यहां तक क्वेश्चन है तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है, आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे ये देख रहा है कि आपको यूनिट डिजिट का ज्ञान है कि नहीं। अगर इस तरह से संख्या लिखी है तो ऑप्शन जो भी आएगा वो इसके साथ कितना आएगा, 6 आएगा या तो 1 आएगा, क्योंकि ये 1/5 बनते बनते 5/5 हो गया, यानी कि 1 कंप्लीट हो गया, जो कि इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 5 30, यानी कि यूनिट डिजिट में 1 वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं आंसर कितना होगा, 5 55 5 5 5 यहां पर लिख रहा हूं। ये करने का अभी इतना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6
6 25 30 यानी कि 3। मैंने क्या बताया आपको, ये काउंट करना है कि लास्ट वाले में कितने टाइम 5 है, 6 बार। तो आपको ऐसे करना है 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 की कैरी आ गई। फिर 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 यानी कि 8। फिर 5 × 4 कितना हो जाएगा, कैरी कितना 20 और 2 22। फिर 5 × 3, फिर 5 × 2, कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं आंसर ये होगा। और लास्ट में फिर इनका मैं 1/5, तो यहां पर देखिए 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 को 20, 5 25 और 3 8, कैरी 2, 5 को 20, 2 22, 5 15, 2 17, 5 दूनी 10, 11, 5 1 6, यही आया 617280। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है लास्ट में, यानी कि सभी जगह 5 5 5 है, तो आपको बस घटाते जाना है 5 × 6, 5 × 5, 5 × 4, 5 × 3, 5 × 2, 5 × 1, ऐसे करके आपको आंसर निकाल देना है। और लास्ट में देखना है 1/5 1/5 1/5 1/5 5 हो गया, अरे तो यहाँ पर 1 कर दो और लास्ट में 1/5 बचा है। ये इस सवाल का उत्तर है। और जितने भी ऑप्शन होंगे सभी में 0 दिया होगा। ठीक है, करिए इसको।